सभी को नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टल लेटिस, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करना और पैकिंग किस तरह से होती है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे। उसके बाद इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठोस अवस्था में पदार्थ जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में हो सकता है ना। किसी निश्चित ताप और दाब पर पदार्थ सॉलिड होगा या लिक्विड या गैस, कौन सी स्टेट उसकी स्टेबल होगी, ये दो गवर्निंग फैक्टर्स पे निर्भर करता है। एक तो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतर आणविक बल, और दूसरा है थर्मल एनर्जी। जब अंतर आणविक बल अधिक होते हैं तो अवयवी कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं पास होंगे और स्टेट सॉलिड होगी। लेकिन अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है तो पार्टिकल्स दूर होते हैं और स्टेट गैसियस होती है, और इनके बीच की कोई स्टेट अगर आती है तब वो लिक्विड स्टेट में आता है। जब टेम्परेचर कम रहता है तब थर्मल एनर्जी कम होगी और पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा और वो पार्टिकल्स एक फिक्स्ड पोजीशन पे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में, यहाँ पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड और एक फिक्स्ड पोजीशन पे हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा रहता है और थर्मल एनर्जी जब कम रहती है लो टेम्परेचर पे, तब स्टेट हमेशा सॉलिड होती है। अब इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं सॉलिड स्टेट के, उसमें हम देखें तो सॉलिड्स का एक निश्चित द्रव्यमान, पर्टिकुलर मास है, उनका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है और उनका आकार भी निश्चित होता है। और इनमें अंतरा आणविक दूरियां, अणुओं के बीच की दूरी कम होती है और अणुओं के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो प्रबल बल लगता है। अतः ये एक ही स्थान पे रहते हैं लेकिन अपने स्थान पे मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर सकते हैं। तो ये अवयवी कण देख रहे हैं आप फिगर में। अवयवी कण दिखने में एकदम फिक्स हैं लेकिन फिर भी अपनी मध्य स्थिति पर, अपनी एवरेज उस पे दोलन कर सकते हैं, और ये इनकम्प्रेसिबल हैं और कठोर है। अब क्रिस्टल के अंदर अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की व्यवस्था देखें, उसके हिसाब से हम क्रिस्टलों को, सॉलिड को दो तरह के क्रिस्टल्स में बांट सकते हैं, दो तरह के भागों में बांट सकते हैं। एक है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, आकार अगर की दृष्टि से देखें, इनका आकार निश्चित होता है, एक अभिलाक्षणिक आकार है। और दूसरे अक्रिस्टलीय को अमॉर्फस ठोस भी कहा जाता है। अमॉर्फस का मतलब होता है जिनका कोई आकार नहीं होना। ग्रीक में अमॉर्फस मतलब आकार विहीन। तो ये असमाकृत आकार के ठोस हैं। गलनांक की दृष्टि से देखें तो क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित गलनांक होता है, ये निश्चित तापमान पे ही पिघलते हैं, जबकि एमरफस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस, एक तापमान के परास पर धीरे धीरे नरम पड़ते हैं और इनका निश्चित गलनांक नहीं होता। फिर विदलन का गुण, अगर तेज धार वाले किसी टूल से हम इसके सरफेस को काटते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस में जो दो सतह प्राप्त होंगी वो बिल्कुल समतल और चिकनी होंगी, जबकि अक्रिस्टलीय अमरफस ठोस में वो सतह इर्रेगुलर होगी, अनियमित सरफेस होगी। हीट ऑफ फ्यूजन, क्या चीज है हीट ऑफ फ्यूजन? एक यूनिट मास को अगर हम मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तब जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो कहलाता है हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। क्रिस्टलीय ठोसों के लिए ये हीट ऑफ फ्यूजन एक निश्चित मान होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के लिए ये निश्चित नहीं होती है। दैशिकता में देखें तो क्रिस्टलीय ठोसों में विषम दैशिकता, एनआइसोट्रोपी पाई जाती है। एनआइसोट्रोपी का मतलब है अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। ये चीज़ हम आगे स्ट्रक्चर से भी देखेंगे। और अक्रिस्टलीय ठोसों में आइसोट्रोपिक नेचर है, समदैशिक होते हैं। समदैशिक का मतलब होता है क्रिस्टल में अगर हम किसी भी डायरेक्शन पे फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो वो एक जैसी दिखती है। उसके बाद अवयवी गुणों की व्यवस्था के हिसाब से, जिस तरह से हमने ठोस को दो भागों में बांटा ही इसी व्यवस्था के आधार पे था
कि क्रिस्टलीय ठोस में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, पूरे क्रिस्टल में एक जैसा पैटर्न पीरियोडिकली चलता रहता है, एक जैसा पैटर्न आपको दिखेगा। और अक्रिस्टलीय ठोस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, थोड़ी दूर तक तो एक जैसा ऑर्डर दिखा, फिर उसके बाद ऑर्डर बदल गया, तो इस तरह से वहाँ पे एक जैसा ऑर्डर नहीं है। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोसों को इस तरह से हम दिखा सकते हैं, जहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस में आप देख रहे हैं पूरे क्रिस्टल में एक जैसा ऑर्डर है, समान आकार सब जगह पे दिख रहा है, एक ही तरह का ऑर्डर, जबकि यहाँ पे कुछ दूर पे लगता है कि ऑर्डर एक जैसा है, लेकिन थोड़ी ही दूर बाद ऑर्डर बदल गया है, तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहलाता है। इनके उदाहरण देखें तो क्रिस्टलीय ठोस में सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज, इसके अलावा मेटल्स भी हो सकते हैं जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, नॉन मेटल्स जैसे फॉस्फोरस, आयोडीन, सल्फर और मॉलिक्यूल्स जैसे जिंक ऑक्साइड, नैफ्थलीन, ये सब क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्वार्ट्ज ग्लास आएगा, नॉर्मल ग्लास भी, और रबर, प्लास्टिक, ये सब अमरफस सॉलिड अक्रिस्टलीय ठोसों में आते हैं। अब हम विषम दैशिकता की बात करते हैं, जो हमने कहा कि क्रिस्टलीय ठोसों में विषम दैशिक प्रकृति होती है, एनाइसोट्रोपिक नेचर, है ना। एनाइसोट्रोपिक नेचर का मतलब है, यहाँ इस फिगर में देखें, ये इस डायरेक्शन पे अगर हम, ये इस एक्सेस पे, बी वाली एक्सेस पे अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो यहाँ अलग फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, और इस वाली एक्सेस पे, डी वाली एक्सेस पे अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं तो वो अलग आती है। क्यों अलग आती है? क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखें, बी एक्सेस के ऊपर ना कणों, अणुओं, इनकी अवयवी कणों की व्यवस्था अलग है। जैसे यहाँ नीले गोले एक तरफ दिख रहे हैं और यहाँ खाली लाल गोले दिख रहे हैं, जबकि डी वाली एक्सेस के ऊपर आप देखें, एक लाल गोला, एक नीला गोला, दोनों तरफ इसी तरह की व्यवस्था दिख रही है ना। तो डायरेक्शन बदलने के साथ अणुओं की व्यवस्था बदल रही है, परमाणुओं की व्यवस्था बदल रही है, कणों की व्यवस्था बदल रही है, इसलिए दिशा बदलने के साथ भौतिक गुण भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। तो विषम दैशिक प्रकृति का मतलब है भौतिक गुणों का भिन्न भिन्न प्राप्त होना दिशा के साथ साथ, और ये कणों की व्यवस्था भिन्न होने के कारण इस तरह से हो रहा है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में सब तरफ ही अव्यवस्था है, हम किसी भी एक्सिस के ऊपर, किसी भी दिशा पे कोई भी भौतिक गुण देखें तो वो समान प्राप्त होता है, इसे हम आइसोट्रोपिक नेचर कहते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, पहले हमने वर्गीकरण पढ़ा था व्यवस्था के आधार पे, है ना, परमाणु, अणु या आयन किस तरह से क्रिस्टल में व्यवस्थित हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में हैं तो एमरफस, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में थे तो क्रिस्टलीय था। लेकिन अब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, उनमें जो अवयवी कण हैं उनके बीच किस प्रकार का आणविक बल है ना, किस प्रकार का उनका अंतरा आणविक बल है, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे इन क्रिस्टलों को 4 भागों में बांटा गया है: आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और सहसंयोजक ठोस। विभिन्न प्रकार के गुणों के आधार पर इस तरह से आणविक ठोस को फिर 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, अध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवी कण कैसे होंगे? अध्रुवीय होंगे। अध्रुवीय का मतलब है जैसे आर्गन, CCl4, हाइड्रोजन, I2, CO2, इनके मॉलिक्यूल्स में किसी प्रकार की विद्युत ऋणता का अंतर नहीं है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अध्रुवीय अणु यहाँ पर अवयवी कण के रूप में होते हैं। इनमें वीक डिस्पर्जन फोर्स या लंदन बल होता है, और भौतिक प्रकृति देखें तो ये मुलायम होंगे और विद्युत रोधी हैं, और गलनांक इनका अत्यंत निम्न है। अत्यंत निम्न होने का कारण क्योंकि इनमें अणुओं के बीच जो आकर्षण है वो सबसे वीक डिस्पर्जन फोर्स या लंदन बल है। आकर्षण कम होने के कारण ये आसानी से गल जाते हैं। ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं जिनमें ध्रुवता हो, है ना। ध्रुवता का मतलब जैसे HCl देखें आप, HCl के अंदर Cl विद्युत ऋणी है, Cl का हिस्सा ऋण आवेशित होगा और H का हिस्सा धन आवेशित होगा, तो अणु कैसा हो गया? ध्रुवीय हो गया। और 2 अणुओं के बीच में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण पाया जाता है, और इसलिए यह आकर्षण अध्रुवीय
अणुओं की तुलना में ज़्यादा है। हालांकि ये ठोस भी मुलायम है और विद्युत रोधी होते हैं और इनका गलनांक निम्न है, हालांकि अध्रुवीय से इनका गलनांक अधिक होगा। तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु विद्युत ऋणी परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन पे होता है। यहाँ हमने वाटर दिखाया जहाँ ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन परमाणु है। एक तरफ वो ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़ा है और दूसरी तरफ वो हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है और इस तरह से हाइड्रोजन बंध से अणुओं का संगुणन हो जाएगा और बहुत सारे अणु जुड़ जाएंगे। तो ये भौतिक प्रकृति इनकी कठोर हो जाएगी। हाइड्रोजन बंध की स्ट्रेंथ वीक डिस्पर्जन फोर्स या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की तुलना में ज़्यादा है। हालांकि इनमें किसी प्रकार का आयन फ्री नहीं है, इसलिए ये भी विद्युत रोधी हैं और गलनांक निम्न है। दूसरा जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें आयनिक ठोस पड़ेंगे। आयनिक ठोस में अवयवी कण आयन होते हैं और हम जानते हैं कि आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, कूलम्बी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और इसलिए ये काफ़ी कठोर लेकिन भंगुर होते हैं, है ना। और इनके उदाहरण में NaCl, MgO, ZnS, CaF2। ठोस अवस्था में आयन के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है और वह प्रबल बल होने के कारण ये आयन मुक्त नहीं है, इसलिए इस अवस्था में ये विद्युत रोधी होंगे और गलित अवस्था या जलीय विलयन में आयन मुक्त हो जाते हैं और ये विद्युत का चालन करते हैं। इनका गलनांक उच्च होता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। तीसरे प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है धात्विक ठोस। क्या चीज़ है धातु? जब किसी धातु के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का समुद्र बन जाता है और उस समुद्र में मेटल कैटायन एम्बेडेड होते हैं, है ना। तो इन विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन होगा, तो वो धात्विक ठोस में इस तरह की प्रकृति है और धात्विक आबंध इनमें पाया जाता है और ये काफ़ी कठोर लेकिन मेलिएबल और डक्टाइल, अघात, वर्धन्य और तन्य हैं। मतलब शीट्स बना सकते हैं इनकी और इनके तार बना सकते हैं। इनके उदाहरण में देखें तो आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, और क्योंकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेटिस में हैं, इसलिए ये विद्युत चालक हैं और साधारणतः इनका गलनांक उच्च होता है। उसके बाद चौथा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं और अत्यधिक दिशात्मक गुण के कारण सहसंयोजक आबंध एक प्रबल जालक बनाता है। खूब सारे कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं काफ़ी, और इनके उदाहरण में देखें तो क्वार्ट्ज, SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम, हीरा, डायमंड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसमें अपवाद है जो कि मुलायम है, अन्य सभी कठोर प्रकृति के हैं और ये सब विद्युत रोधी हैं। इनमें किसी प्रकार का विद्युत चालन नहीं होता क्योंकि कोई आयन या इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। केवल ग्रेफाइट इसमें अपवाद के रूप में विद्युत चालक है। ग्रेफाइट के लेटिस में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं जो कि विद्युत चालन कर सकते हैं और इनका गलनांक काफ़ी उच्च होता है क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग एक्सेसिव कोवलेंट बॉन्डिंग है, काफ़ी ज़्यादा नेटवर्किंग है। ये देखें यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल हीरा। डायमंड जो है क्रिस्टलीय जालक है और इसमें प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित है ना। एक कार्बन यहाँ पर देखें स्ट्रक्चर में, ये कार्बन चार तरफ sp3 संकर कक्षकों के द्वारा सिग्मा बंध बना रहा है और यहाँ चतुष्फलकीय कार्बन कार्बन बंधों की जो लंबाई है 154 पिकोमीटर है। दूसरा ठोस क्रिस्टल में हम ग्रेफाइट जो कि अपवाद के रूप में है, इसमें हम देखते हैं कि परतीय संरचना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने को 6 कार्बनों की वलय की परतें दिख रही हैं और प्रत्येक परत में कार्बन केवल 3 तरफ ही बंध बनाता हुआ दिख रहा है। ये देखें स्ट्रक्चर में एक कार्बन से 1, 2 और ये 3 बंध बन रहे हैं। ये कार्बन sp2 संकरित है और यहाँ कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 141.5 पिकोमीटर है और दो लेयर्स के बीच की दूरी 340 पिकोमीटर है और ये वलय जो हैं एक दूसरे पे सरक सकती हैं, इसलिए ग्रेफाइट काफ़ी सॉफ्ट है और एक लुब्रिकेंट के रूप में काम आता है।
निकटवर्ती परतों के बीच में वैन-डेर-वाल आकर्षण बल है और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है हर कार्बन पे वो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे लेटिस में डीलोकलाइज हो सकता है। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का चालक है और ग्रेफाइट में परतों के सरकने से मुलायम प्रकृति और यह लुब्रिकेंट का काम कर सकता है। क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य अभिलक्षण अवयवी कणों का नियमित और पुनरावृत पैटर्न है। देख रहे हैं आप, इसमें क्रिस्टल में एक जैसा पैटर्न पूरी जगह पे दिख रहा है। इस व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। यहाँ पर हमने ये जो गोले दिखाए हैं ये अवयवी कणों के गोले हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना, जिनका एक जैसा रिपीटिंग पैटर्न पूरी जगह पे है। इस तरह के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं और ये 14 क्रिस्टलीय जालक संभव हैं। इन्हें हम ब्रेवे जालक भी कहते हैं। क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है और ये जो बिंदु है ना, ये किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कि एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, उनको निरूपित करते हैं। क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है जो कि परमाणु, अणु अथवा आयन हो सकता है। जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है जिससे जालक की ज्यामिति व्यक्त होती है। यहाँ हमने सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ के और ये क्रिस्टल लेटिस बनाया है। और ये जो छोटा रेड किया हुआ बॉक्स दिख रहा है आपको, ये यूनिट सेल एकक कोष्टिका कहलाती है। जालक का जो छोटा भाग एकक कोष्टिका कहलाता है। एकक कोष्टिका के अभिलाक्षणिक गुण देखेंगे। एकक कोष्टिका क्या है? एकक कोष्टिका क्रिस्टल जालक का लघुतम भाग, सबसे छोटा भाग, जिसे विभिन्न दिशाओं में अगर पुनरावृत किया जाए तो एक पूर्ण जालक बन जाए। उसे अगर 3 डायमेंशन में अपन सब तरफ घुमाएं तो उससे पूरा जालक बन सके, तो वो सबसे छोटी इकाई यूनिट सेल कहलाती है। इसके क्या गुण हैं यूनिट सेल के? यूनिट सेल को किस तरह से हम कैरेक्टराइज करते हैं? इसमें इसके जो एजेस हैं, एजेस देखें आप फिगर में, ये देखिए, ये एज ए है, ये बी है और ये वाली एज सी है ना। इन एजेस की लेंथ के हिसाब से इनको कैरेक्टराइज करते हैं ए बी सी की विमाओं द्वारा। और ये एजेस आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती। और इन एजेस के बीच में जो कोण हैं, जैसे देखिए ये अल्फा जो कोण है, अल्फा कोण है बी और सी एज के बीच में, बी और सी एज के बीच अल्फा कोण। ए और सी के बीच में बनने वाला कोण है बीटा और ए और बी के बीच में बनने वाला कोण है गामा। इन एज की लेंथ और इन एंगल्स के द्वारा, अल्फा बीटा गामा, इनके द्वारा हम यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं। इनके विभिन्न मानों के हिसाब से 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम हम आगे देखेंगे। ये 6 पैरामीटर किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं। हर क्रिस्टल सिस्टम के लिए ये 6 पैरामीटर अलग अलग होंगे। आद्य एवं केंद्रित एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिकाएं आद्य तथा केंद्रित 2 प्रकार की हो सकती हैं। आद्य एकक कोष्टिका वो होती हैं जहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे ही है। इस वाले में आप देखें केवल कॉर्नर्स पे हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिख रहे हैं, ये कहलाती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, आद्य एकक कोष्टिका। दूसरी है केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका में उनके कॉर्नर्स के अलावा कहीं भी दूसरी जगह, जैसे यहाँ हमने खाली बॉडी के सेंटर पे ये एक पार्टिकल दिखाया है, इस तरह से ये फेस के सेंटर पे भी हो सकता था, बॉडी के सेंटर पे भी हो सकता है। तो इस तरह की कोष्टिकाओं को केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं, जहां कॉर्नर्स के अलावा उसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अवयवी कण उपस्थित हों। केंद्रित एकक कोष्टिकाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? कोनों पे आप देख रहे हैं इस तरह से ये कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं और एक बॉडी के सेंटर पे भी है। इस तरह की यूनिट सेल को बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, जहां कोनों के अलावा कोष्टिका के अंतः केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित हो। फिर है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आप देख रहे हैं कॉर्नर्स पे जो येलो कलर से दिखाए ये कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, ये कॉर्नर्स पे हैं और ये 6 पार्टिकल
छहों फेसेस के सेंटर पे हैं। ये ऊपर के फेस के सेंटर पे, ये नीचे के फेस के सेंटर पे, ये साइड वाला फेस, ये साइड वाला फेस, और एक आगे और एक पीछे के फेस के सेंटर पे। इस तरह से हर फलक के केंद्र पर एक कण होगा और कॉर्नर्स पे भी कण हो तो वो फलक केंद्रित एकक कोशिका बनती है। तीसरी है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। इसमें कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अलावा दो विपरीत फलकों के केंद्र पर, है ना, देखो ये दो अपोजिट फलक हैं जिनके केंद्र पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उपस्थित है। इस तरह के यूनिट सेल को अंत्य केंद्रित एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। जैसे बताया था कि ये यूनिट सेल के पैरामीटर्स अल्फा, बीटा, गामा और ए, बी और सी, यहाँ आप देख रहे हैं हर के नीचे अल्फा, बीटा, गामा और ए, बी, सी के वैल्यू दी हुई हैं। उनके आधार पे 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम बन सकते हैं। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में ए, बी और सी तीनों की लंबाई बराबर होगी। अल्फा, बीटा और गामा तीनों का एंगल 90 डिग्री होगा। दूसरा टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में ए इज इक्वल टू बी, लेकिन तीसरी लंबाई अलग है। ए और बी दो लंबाई बराबर हैं और सी अलग है। अल्फा, बीटा, गामा तीनों का एंगल 90 डिग्री है। तो इसी तरह से बाकी में भी अल्फा, बीटा, गामा और ए, बी, सी के हिसाब से ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल, ये 7 तरह की क्रिस्टल सिस्टम्स बन सकते हैं। अब हमने बोला था कि 14 ब्रेवियस लेटिस होते हैं। किस तरह से, जब 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं तो उन हर क्रिस्टल सिस्टम में कुछ संभावनाएं, विविधताएं हैं, संभव विविधताएं जो हर में लिखी हुई हैं इस टेबल में। जैसे क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा तो उसमें 3 तरह के आद्य प्रिमिटिव यूनिट सेल, अंतः केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड, फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड, इस तरह के 3 वेरिएशन क्यूबिक में आ सकते हैं, है ना। और ये उनके हमने अक्षीय दूरियां और कोण को, जो कि पहले स्ट्रक्चर में भी दिखाया था, यहाँ इनको दिखा दिया है। इन पैरामीटर्स के हिसाब से ये क्यूबिक है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है और तीनों एंगल अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री के हैं। और इसके एग्जाम्पल में देखें तो सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंच, ZnS और कॉपर, ये सब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। और इस तरह से यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी हो गई। इसी तरह से टेट्रागोनल, है ना, टेट्रागोनल में केवल 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और अंतः केंद्रित बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस। और इसके ये यूनिट सेल पैरामीटर्स दिए हैं। एग्जाम्पल्स में वाइट टिन है, SnO2 है, TiO2, कैल्शियम सल्फेट, ये टेट्रागोनल क्रिस्टल के एग्जाम्पल हैं। फिर है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में चारों पॉसिबिलिटी है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल के पैरामीटर्स A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, यानी कि तीनों लंबाई अलग अलग होगी लेकिन एंगल तीनों 90 डिग्री के होंगे। इसमें रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी तक हम देखें कि हमने कितने क्रिस्टल सिस्टम देखे। क्यूबिक वाले में 3 पॉसिबिलिटीज़ और टेट्रागोनल में 2 पॉसिबिलिटी, 3 और 2 5, और ऑर्थोरोम्बिक में 4, है ना, 5 और ये 4 9 हो गए, है ना। अब नेक्स्ट में आप देखें हेक्सागोनल में प्रिमिटिव ही पाया जाता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। रोम्बोहेड्रल में भी केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल, 9 के बाद 10 11। और मोनोक्लिनिक में 2 पॉसिबिलिटी हैं, आद्य और अंत्य केंद्रित, प्रिमिटिव यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो 11 के बाद 12 13, और एक ट्राई क्लिनिक में केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल पाया जाता है, तो ये 14। इस तरह से ये 14 ब्रेवियस लेटिस हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं और उनकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से 14 ब्रेवियस लेटिस हैं। और इसी तरह से ये हेक्सागोनल में देखें, A और B की लंबाई बराबर है लेकिन C अलग होगा, और कोण अल्फा, बीटा 90 और गामा 120 होगा। इसके उदाहरण में ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, ये इसके एग्जाम्पल्स होंगे। रोम्बोहेड्रल में A, B, C बराबर होंगे और एंगल अल्फा, बीटा, गामा बराबर तो हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं है। और इसके एग्जाम्पल्स में कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिनेबार, मर्करिक सल्फाइड। फिर मोनोक्लिनिक में तीनों लंबाई अलग अलग हैं, A इज़ नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा और गामा एंगल 90 डिग्री और बीटा 90 से अलग लेकिन 120 भी नहीं है। और इसमें
मोनोक्लिनिक सल्फर और सोडियम सल्फेट इसके एग्जाम्पल हैं। ट्राइक्लिनिक में तीनों लंबाई अलग अलग हैं और तीनों ही एंगल भी 90 भी नहीं है और अलग अलग हैं, और इसमें केवल प्रिमिटिव ही पॉसिबिलिटी है। एग्जाम्पल्स में पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट और ऑर्थोबोरिक एसिड। आज की कक्षा में हमने पढ़ा ठोस अवस्था के बारे में, ठोस अवस्था के गुणों के बारे में, विभिन्न प्रकार की ठोस अवस्थाएं देखी, क्रिस्टल जालक और एकक कोशिकाओं के बारे में देखा। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इन अवयवी कणों की पैकिंग होती है, किस प्रकार से वॉइड्स बनते हैं और किस तरह से पैकिंग एफिशिएंसी होती है। धन्यवाद।